अस्सलाम वालेकुम। हम ओ लेवल्स की अकाउंटिंग की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाज़िर हैं और आज हम इस सिलसिले में एक और टॉपिक की वीडियो बना रहे हैं और वो टॉपिक है वो चीज़ें वो डॉक्यूमेंट्स जो कि किसी बिज़नेस में अकाउंटिंग के तौर पे अकाउंटिंग की मद में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है जी बिज़नेस डॉक्यूमेंट्स। ठीक है जी, तो बिज़नेस डॉक्यूमेंट्स से अभी हमारी क्या मुराद है, इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से जो डॉक्यूमेंट्स अकाउंटेंट्स या अकाउंटिंग से रिलेटेड लोग इशू करते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स लोग रिसीव करते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो पहले मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ, फिर उसको एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा। एक डॉक्यूमेंट होता है इनवॉइस। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट होता है डेबिट नोट। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट होता है क्रेडिट नोट। ठीक है, फिर एक डॉक्यूमेंट होता है जनाब आपका स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ये बिजनेस एक दूसरे से तबादला कर रहे हैं चीज़ों का, इंफॉर्मेशन का। फिर एक होता है चेक। ठीक है, फिर जनाब आपका आखिरी में आती है रिसीट। तो अब ये क्या होते हैं, कब इशू किए जाते हैं, कब एक से दूसरे को पहुंचाए जाते हैं और इसका क्या मतलब होता है, और अकाउंटिंग की पर्सपेक्टिव में किसकी क्या हैसियत है, किसको हम एक्चुअली यूज़ करते हैं अपनी अकाउंटिंग एंट्रीज करने के लिए, ये इन्फॉर्मेशन बस थोड़ी सी इसमें आएगी और कुछ भी नहीं है। तो बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत थोड़ी सी मालूमात है। ज़्यादातर इसकी जो बेसिक्स हैं वो इंफॉर्मेशन बेस्ड है, कोई प्रैक्टिस ऐसे खास इसमें ज़्यादा नहीं है। सबसे पहले सवाल है इनवॉइस का। इनवॉइस क्या होती है? तो इनवॉइस वो डॉक्यूमेंट है जो बेचने वाला, जिसने बेचा है, अब हम उसको सप्लायर कहेंगे। ठीक है, जिसने बेचा है वो सप्लायर है। इनवॉइस वो डॉक्यूमेंट है जो सप्लायर इशू करता है उस वक्त जब उसने सामान बेचा होता है क्रेडिट पे, यानी उसको पैसे नहीं मिले होते, क्योंकि पैसे मिलने की सूरत में तो रिसीट इशू की जाती है। जब अभी उसने सामान बेचा है लेकिन सामान बेचा है लेकिन उसको पैसे नहीं मिले, सेल ऑन क्रेडिट की है, तो ये डॉक्यूमेंट इशू किया जाएगा विच इज़ नोन एज इनवॉइस। ठीक है, इनवॉइस के अंदर जो है वो डिस्काउंट्स भी मेंशन्ड होंगे और इनवॉइस के अंदर फाइनल फिगर मेंशन होगी कि ये अमाउंट अब आपकी तरफ से पेबल है। और इनवॉइस की अमाउंट, जो फाइनल अमाउंट बनेगी, ये अमाउंट यूज़ की जाएगी, ख़ुद इनवॉइस की एंट्री यूज़ की जाएगी दोनों बिजनेसेस के लिए। उसकी मदद से ये यूज़ करते हैं अपनी अकाउंटिंग बुक्स में, एंट्री के लिए इस अमाउंट को यूज़ करते हैं। तो दिस मीन्स इनवॉइस इज़ एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर अकाउंटिंग, बिकॉज जो सप्लायर है जिसको के जिसने के सामान बेचा है और कस्टमर है जिसने सामान ख़रीदा है, तो इन दोनों को ये इनवॉइस इम्पॉर्टेंट लगती है। सप्लायर रिकॉर्ड करता है कि अकाउंट रिसीवेबल है और सब कस्टमर ये रिकॉर्ड करता है कि अकाउंट पेएबल है। तो एक तरह से इसी इनवॉइस के दो नाम होते हैं। सप्लायर कहता है कि मैं अपने पास से जो है वो सेल इनवॉइस इशू कर रहा हूँ। कस्टमर ये कहता है कि मैंने जो परचेज़ किया था ये उसकी इनवॉइस रिसीव हुई है। तो ये एंगल डिपेंड करता है कि किसके एंगल से बात हो रही है। सप्लायर बेचने वाले के एंगल से ये सेल इनवॉइस होगी और ख़रीदने वाले के एंगल से एक परचेज इनवॉइस होगी। वो एलिमेंट्स जो इनवॉइस में होने ज़रूरी हैं उनके नाम सुन लीजिए, फिर आगे चलते हैं। सबसे पहले जो सप्लायर है, बेचने वाला है, उसका नाम, उसका एड्रेस, उसकी इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। ठीक है, फिर जिसको बेचा है उसका नाम, एड्रेस होना ज़रूरी है। डेट, किस डेट की इनवॉइस है वो होना ज़रूरी है। और फुल डिटेल्स ऑफ द ट्रांजैक्शन वो होना ज़रूरी है। तो ये कुछ एरियाज हैं। ये इनवॉइस नंबर जो सप्लायर है अपनी आसानी के लिए, अपने रिकॉर्ड की आसानी के लिए मेंशन करता है। लेकिन कम अज़ कम ये चार चीज़ें तो हर इनवॉइस में होती हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की इनवॉइस की शक्ल डिफरेंट होती है।
तो ये एक शक्ल एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाई गई है कि जिसमें इन्होंने ब्रोकेड फैब्रिक डिज़ाइन फलाना कलर का आपको भेजा, उसकी ये प्राइस थी, इतनी क्वांटिटी थी। बाद लोग क्वांटिटी यहाँ लिखते हैं, तो बाद लोग अपने अपने हिसाब से चीज़ों को एडजस्ट करते हैं। टोटल अमाउंट ये बनी, फिर पॉली कॉटन फैब्रिक जो है वो इतने का बना, 6 प्राइस थी, 10 मीटर भेजा, टोटल ये बना, 20% डिस्काउंट दिया गया, टोटल अमाउंट ये बन गई। और ये इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी कि 2.5% आपको कैश डिस्काउंट दिया जाएगा अगर आप 31 मई तक जो है वो अमाउंट पे कर देंगे। ये एक नई टर्म इन्होंने इंक्लूड कर दी। ठीक है जी, जब ये डिस्काउंट मिलेगा तब देखा जाएगा। तो अभी तो ये रिकॉर्ड कर लिया जाएगा इन लोगों की तरफ से, कस्टमर की तरफ से अकाउंट पेबल की तरफ से के लिए, और सप्लायर की तरफ से अकाउंट रिसीवेबल के लिए। दिस इज़ इनवॉइस। Now next document which is very important in business is called a debit note. Debit note एक खाली इंटीमेशन है। डेबिट नोट की कोई फिजिकल हैसियत नहीं है, इल्ला ये कि सिवाय इसके कि ये एक रिमाइंडर है। इट इज़ अ रिमाइंडर, बल्कि यूँ कह लें रिमाइंडर से ज़्यादा नोटिफायर। क्या होता है कि जब सामान की इनवॉइस रिसीव हुई कस्टमर को, कस्टमर ने सामान चेक किया, तो सामान चेक करने में अगर कोई कमी बेशी नज़र आई कि जी ये सामान नहीं था, या जो सामान आया वो सही नहीं था, उसको रिटर्न करना था, इन एनी केस मुझे आपने जो अमाउंट वहाँ पे एंटर की है, टोटल अमाउंट वो एंटर की है, जैसे कि इनके केस में हुई थी 408। मेरे हिसाब से इसमें ये अमाउंट गलत लगी है, या मेरे हिसाब से जो है इसके अंदर ये कलर सही नहीं आया, मैं ये चीज़ वापस भेज रहा हूँ, इसके पैसे कम कर दें। तो जब भी आपको पैसों की एडजस्टमेंट करवानी होगी इनवॉइस के अंदर, तो आप भेजेंगे एक डेबिट नोट। ठीक है, डेबिट नोट भेजता है कस्टमर कि भाई आपकी ये चीज़ सही नहीं आई, या तो आई ही नहीं, नॉट रिसीव्ड, इस अमाउंट को डिडक्ट कीजिए प्लीज़, या आई थी हमने वापस कर दी, रीज़न बता दिया क्यों वापस कर दी, इस अमाउंट को डिडक्ट कर दें प्लीज़, ये अमाउंट ठीक कर लीजिए। तो इनवॉइस की अमाउंट्स को एडजस्ट कराने के लिए कस्टमर जो डॉक्यूमेंट भेजता है वो डेबिट नोट है। लेकिन इस डेबिट नोट की एंट्री डायरेक्टली करना कस्टमर के पास होती है अकाउंटिंग बुक्स में, ना सप्लायर के पास होती है। क्यों? क्योंकि सप्लायर ने भी एक्नॉलेज ही नहीं किया कि ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था, अभी तो कस्टमर ने इशू उठाया है। अच्छा जी, डेबिट नोट के ऊपर क्या क्या चीज़ें होंगी? अगेन भेजने वाले का और रिसीव करने वाले का, यानी कस्टमर अपना भेजेगा, जिसको भेज रहा है उसका नाम और एड्रेस आएगा, डेट आएगी एज़ यूजुअल, और सारी डिटेल्स आएंगी कि क्या हुआ था, कितनी अमाउंट थी, डिस्काउंट विस्काउंट लगा के दिया था तो वो माइनस हो के टोटल अमाउंट जो एक्चुअल अमाउंट बनती है वो अमाउंट लिखी जाएगी, और रीज़न भी मेंशन कर दिया जाएगा। इसके एंड में देखें आप, लिखिए कि एक्चुअली हम चाहते हैं यू इशू अ क्रेडिट नोट, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। Debit note is just a notifier where it asks the supplier to see that there is something wrong with the invoice। इसको चेंज करो, या तो सामान वापस आया है या इनवॉइस ही गलत थी या कुछ मसला था। ठीक है, अब इसको देखकर सामान अगर वापस आ गया है या इनवॉइस में वाकई गलती थी, इस सब को देखकर एक फाइनल डॉक्यूमेंट तैयार होगी सप्लायर की तरफ से, बेचने वाले की तरफ से, कि वो कहेगा यस हमने एक्नॉलेज किया, सामान वापस कर लिया हमने आपका, हमने एक्नॉलेज कर लिया, या हमने अपनी इनवॉइस में गलती पाई थी हमने वो दुरुस्त कर लिए, प्लीज़ ये गलती की दुरुस्तगी रिसीव कीजिए। इसको कहते हैं क्रेडिट नोट। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज दिस इज़ यूज टू रिकॉर्ड द चेंज इन अकाउंटिंग बुक्स बाय बोथ सप्लायर एज वेल एज दी कस्टमर। सप्लायर अपने पास गुड्स रिटर्न की एंट्री बना लेगा या एडजस्टमेंट की एंट्रीज बनाएगा, और कस्टमर भी अपने पास रिटर्न्स, परचेज रिटर्न्स की एंट्री बनाएगा। सप्लायर सेल्स रिटर्न की एंट्री बनाएगा, और जो कंज्यूमर है वो परचेज रिटर्न की एंट्री बनाएगा। तो जनाब, क्रेडिट नोट एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसकी मदद से रिकॉर्ड में चेंजेस किए जाते हैं। इसमें भी अगेन क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, नेम ऑफ़ द भेजने वाला, नेम ऑफ़ द रिसीव करने वाला, ठीक है, डेट, और सारी डिटेल्स जो तफसीली हैं, क्या सामान आया, कितना डिस्काउंट लगाया था, एक्चुअल प्राइस क्या थी, डिस्काउंट कितना लगा था, वो एंट्री क्या है जिसमें चेंज आना है, वो क्या अमाउंट बन रही है और उसकी वजह क्या थी। ठीक है,
तो वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन करके ये डॉक्यूमेंट संभाल के रखेगा कस्टमर भी और सप्लायर भी। इसकी जो है वो एक कॉपी अपने पास महफूज रखेगा ताकि वक्त पड़ने पर वो निकाल के इसमें से चेक कर सके कि क्या सिचुएशन हुई थी, क्या बात हुई थी। ठीक है, तो एक क्रेडिट नोट है, डेबिट नोट के जवाब में जाता है। फिर हम आगे चलते हैं जनाब अपने अगली डॉक्यूमेंट की तरफ। ये डॉक्यूमेंट है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। वो लोग जो कि मल्टीपल कई कई तरह के चीज़ें ख़रीदते हैं एक ही बंदे से या मुख्तलिफ लोगों से, और उनके जो उधार हैं वो कई महीने चलते हैं और मल्टीपल चीज़ें आती रहती हैं, फिर एक साथ कोई पेमेंट जाती है, फिर चीज़ें आती रहती हैं, फिर कोई पेमेंट जाती है। तो इस तरह के जो रिलेशनशिप होते हैं उसमें क्या होता है कि आपको हर महीने रिमाइंडर के तौर पे एक स्टेटमेंट भेजी जाती है। अगेन इस स्टेटमेंट की कोई अकाउंटिंग इम्पोर्टेंस नहीं है, ये सिर्फ एक रिमाइंडर है। ये बाज़ औक़ात सप्लायर ख़ुद भेज देता है कि भाई ये पैसे अब तक का बैलेंस आपका बनता है, आपने अमाउंट देनी है। इस महीने ये एक्टिविटी हुई, पुराना बैलेंस ये था अगर कोई था, यहाँ नहीं है। इस महीने ये ख़रीदा जिसके ये पैसे बने, ये वापस आया जिसके पैसे बने। अब तक टोटल बैलेंस, रनिंग बैलेंस आ रहा होता है, अब तक टोटल बैलेंस ये बचा आपका, तो ये आपने अभी पे करना है, दिस इज़ अमाउंट पेबल। तो इसी अमाउंट भी लिख दी, बात भी लिख दी उन्होंने कि दिस इज़ अमाउंट पेबल विद इन द ड्यू डेट एंड दिस डिस्काउंट वुड बी इशूड वगैरह वगैरह। तो ये एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है जो आपको बताती है कि इस महीने आपका क्या हिसाब किताब है। अगेन स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में बेचने वाले ख़रीदने वाले का नाम आ गया, डेट आ गई, जो बैलेंसेस हैं वो आ गए। ये ज़रा अलग से बात हो रही है, बैलेंसेस आ गए, कितने डेबिट्स कितने क्रेडिट्स हुए वो सारे आ गए, कितनी पेमेंट्स रिसीव हुई, कितने पैसे वापस हुए, सारी तफसीलात इस महीने जो कुछ भी हुआ इस कस्टमर के साथ वो सब यहाँ एक तरह से लिखा हुआ आ रहा होता है। जितने पैसे आए, जितना सामान गया, जितना रिटर्न हुआ, जितना वापस गया, जो कुछ भी हुआ ना वो सब कुछ लिखा हुआ होता है। और रनिंग बैलेंस चल रहा होता है कि अब ये हिसाब किताब हमारा आपसे बाकी है। लेकिन स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट को बस रिसीव किया जाता है, एक्नॉलेज किया जाता है और बस, उसकी कोई एंट्री नहीं होती क्योंकि एंट्री ऑलरेडी इनवॉइस की वजह से हो चुकी थी उसकी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो इम्पोर्टेंट है उसको हम कहते हैं चेक। बहुत कॉमन बात है, आप लोगों ने सुना भी होगा, आप लोगों ने देखा भी होगा। चेक पर्सनल भी होते हैं, बिजनेस के भी होते हैं। चेक की कुछ तफसीलात हैं, पहले तो आप ये समझ लें चेक की चेक बुक यहाँ से फाड़ी जाती है। ठीक है, इस वाले हिस्से को काउंटर फॉइल कहते हैं, जो अपने पास रख लेता है चेक देने वाला। इस केस में हम समझते हैं फ़िलहाल कि बेचने वाला सप्लायर था और रिसीव करने वाला कस्टमर था, तो हम उसी की ज़बान में बात करते हैं कि कस्टमर ने फिर पैसे कुछ रिलीज़ किए, कितने $351 रिलीज़, $351 रिलीज़ कर दिए। तो चेक के ऊपर डेट होती है, चेक के ऊपर किसको पे करना है वो पेई के नाम से या पे के नाम से होता है। चेक के अंदर अमाउंट होती है, चेक के अंदर चेक का नंबर होता है। काउंटर फॉइल में तो ये सारी चीज़ें होती हैं। एक आध लाइन एक्स्ट्रा भी होती है हमारे यहाँ कि आप कुछ और इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहें तो वो कर दें याददाश्त के लिए, क्योंकि ये आपके पास रह जाएगा और ये कस्टमर को दिया जाएगा। यानी हमारे केस में कस्टमर हमको देगा सप्लायर को, सप्लायर ये रिसीव करेगा। तो इस पर क्या लिखा हुआ है, बैंक का नाम लिखा हुआ है, डेट लिखी हुई है, अमाउंट लिखी हुई है, किसको पे करना है, नहीं हमें पे करना है, हम सप्लायर थे, हमारा नाम लिखा हुआ होगा, कितनी अमाउंट है वो रुपीज़ में भी लिखी होगी यानी वर्ड्स में भी लिखी होगी। और ये MS धोनी जो है वो जिनका के साइन होना था उनका साइन हुआ होगा यहाँ पे, इस कंपनी से इनका ताल्लुक़ है, इनका अकाउंट नंबर, ब्रांच कोड ये पहले से प्रिंट होता है, ये चेक पे पहले से प्रिंटेड होता है। ठीक है, तो ये चेक जब रिसीव करेगी कंपनी, इस चेक का मतलब है कि अच्छा बहुत से लोग यहाँ पे वीविंग एंड शेड लिखा है ना, तो यहाँ पे 2 लाइन लगा के लिखते हैं अकाउंट पे ओनली, यानी ये सिर्फ अकाउंट में उसी के जाए जिसका नाम लिखा हुआ है, ये कैश नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे और बियरर लिखा होता है, इसको भी काट दिया था। अगर यहाँ पे इसको ना काटा जाए और यहाँ पे कैश लिख दिया जाए तो वो कोई भी बंदा जो इस चेक को लेके जाएगा उसके हाथ में कैश दे दिया जाता है। ठीक है, खैर, तो ये तो अभी हम अकाउंटिंग की टर्म्स में बात कर रहे हैं। बिज़नेस की टर्म्स में जब बात करेंगे तो फिर चेक को दोबारा से देखेंगे बिज़नेस स्टडीज़ में। अभी हम वापस बात कर रहे थे कि अकाउंटिंग में इसकी क्या हैसियत होती है। तो हम एज अ सप्लायर हमने चेक रिसीव किया, हमने ले जाके अपने बैंक में जमा करवाया, बैंक वालों ने कहा कि ओके ये पैसे आपके पास आ गए, ये रही उसकी रसीद। तो एक स्लिप बनती है
चेक डिपॉजिट स्लिप कह लें उसको, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में या मुख्तलिफ़ मुल्कों या मुख्तलिफ़ बैंकों में उसका मुख्तलिफ़ नाम रखा जाता है। पेइंग इन स्लिप या चेक डिपॉजिट स्लिप आपने बना ली, उस पर आप क्या करते हैं, आप उस पर अपना अकाउंट नंबर लिखते हैं कि ये चेक कहाँ जाएगा, क्योंकि इस पर आपका अकाउंट नंबर तो लिखा नहीं है। आप अपना अकाउंट नंबर, अपना नाम, डेट, अमाउंट, चेक नंबर सब कुछ लिखते हैं। और इसकी हमेशा दो दो लेयर्स होती हैं और दोनों लेयर्स एक दूसरे से चिपकी हुई होती हैं। ऊपर वाली लेयर पर लिखते हैं, नीचे वाली लेयर पर खुद ब खुद लिखा आ रहा होता है, कार्बन कॉपी हो रही होती है। ये आप देते हैं बैंक के कैशियर को या बैंक में जो बंदा वहाँ बैठा है उसको, वो अब चेक आपसे लेता है, ये आपसे लेता है, फिर इसके ऊपर अपनी स्टैंप लगाता है कि हमने रिसीव कर लिया ये आपसे चेक, और अब आप चले जाइए। एक पर्चा अपने पास रखता है, एक पर्चा हमें दे देता है। हम इस पर्चे को लेके आते हैं। ये पे इन स्लिप जो है वो ये इम्पॉर्टेंट होती है। कस्टमर जो है वो अपने पास ये संभाल के रखेगा काउंटर फॉइल, और इसकी मदद से जो है वो एंट्री कर सकता है, अपने पास रिकॉर्ड कॉपिंग कर सकता है, ठीक है। और जो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट सेव होगी वो ये पे इन स्लिप सेव होगी। इसकी मदद से हम रिकॉर्ड में लिखेंगे कि वापस क्या अमाउंट आई, हमने क्या अमाउंट रिसीव की, ठीक है। और जब ये अमाउंट हमें रिसीव हो जाएगी तो फिर हम फाइनल डॉक्यूमेंट इशू करेंगे। वो डॉक्यूमेंट कहलाती है रिसीट। अच्छा, रिसीट भी हर कंपनी की अलग अलग हो सकती है, अलग अलग तरह की होती है, अलग अलग रीजंस की वजह से। उस पर डेट होती है, उस पर रिसीट नंबर होता है, उस पर कंपनी का नाम वगैरह होता है, जिसको रिसीट इशू की जा रही है उसका नाम आता है, जो जो इशू कर रहा है उसका नाम आता है, जिससे रिसीव हो रही है उसका नाम आता है, अमाउंट आती है। आमतौर पर अमाउंट वर्ड्स और लेटर्स दोनों में, नंबर्स दोनों में लिखी जाती है। फिर रिसीव करने वाले का साइन होता है कि चेक किसने रिसीव किया था। तो ये रसीद जो है वो भी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और एक्नॉलेजमेंट के लिए है, प्रूफ ऑफ पेमेंट है। तो फाइनली ये रसीद देते हैं कि ये बात हो गई कि वो जो कैश शुरू में आना था वो नहीं आया था, जिसकी वजह से शुरुआत हुई थी कि हमने इनवॉइस इशू की थी, पे इनवॉइस से चक्कर चला था। तो यहाँ तक पहुँच गई बात के बिलाखिर पैसे आ गए, हमने रिसीट इशू कर दी, ठीक है जी। जैसे मैं एक मिसाल के तौर पे आपको रसीद दिखाता हूँ, अपनी TSL की रसीद दिखाता हूँ, वो इस तरह की होती है। यहाँ पे हमने लिखा है रिसीव फ्रॉम, ओके सॉरी, रिसीव फ्रॉम ऑन अकाउंट ऑफ, किससे रिसीव किए, सॉरी, किससे रिसीव किए, क्यों रिसीव किए, कितनी अमाउंट थी, रुपीज़ में लिखें इसको, यहाँ पे साइन कर दें, यहाँ पे डेट डाल दें, ठीक है। सीरियल नंबर हमने लिखा हुआ है, हमारा नाम आ गया, ठीक है। तो यूँ हम जो है वो मुख्तलिफ़ लोग अपने हिसाब से रिसीट्स जो हैं वो बनाते हैं, और रिसीट्स जब कैश की पेमेंट हो जाती है या बैंक में पेमेंट, बैंक में चेक रिसीव हो जाता है तो फिर रिसीट बना के दे देते हैं। अब एक सवाल ये भी है कि भाई बैंक में चेक रिसीव तो हो गया, यानी कस्टमर चेक तो भिजवा दिया, जब कस्टमर चेक भिजवा देगा तो क्या आप उसी वक्त रसीद बना देंगे? जी, चेक की उसी वक्त रसीद बना देंगे, और अमाउंट के बजाय यहाँ पे अमाउंट के साथ साथ यहाँ पे चेक नंबर भी लिखेंगे। चेक नंबर ये था, ठीक है। चेक नंबर लिखेंगे, इसका मतलब ये है कि हमने आप पे ट्रस्ट करते हुए आपसे चेक लेकर और आपको रिसीट इश्यू कर दी है। और अगर वो चेक में पैसे रिसीव नहीं हुआ, में समहाउ ऐसा हो सकता है कि कस्टमर ने जो है वो हमें चेक इशू किया और चेक जो है वो बाउंस हो गया, ठीक है, या चेक में कोई एरर आ गया, या बैंक ने कहा भाई जिन्होंने आपको चेक दिया उनके पास इसमें पैसे ही नहीं पड़े हुए, या इनका साइन मैच नहीं कर रहा, समहाउ ये अमाउंट नहीं हासिल हो सकी हमें, तो हमें चेक रिटर्न होने की सूरत में एक एंट्री और करनी होती है, जिसमें कि वो रिवर्सल ऑफ एंट्रीज होती है, कि जो हमने पेमेंट रिसीव होने की एंट्री की होती है और कस्टमर को हमने जो है वो अकाउंट रिसीवेबल को गिराया होता है, क्रेडिट किया होता है, तो इस सूरत में जो है वो हमें दोबारा से अकाउंट रिसीवेबल डेबिट करना होता है, बैंक क्रेडिट करना होता है। तो ये हम आगे इंशाल्लाह देखते हैं कि जब डिसऑनर्ड चेक कोई हमें मिलता है तो क्या होता है। तो फ़िलहाल डॉक्यूमेंट्स के हद तक तो मैंने आपको सारी चीज़ें होपफुली समझा दी हैं, आपको क्लियर हो गई होंगी डॉक्यूमेंट्स कैसे बनते हैं, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और किस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है। तो होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ आपसे मिलेंगे फिर दोबारा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।